What makes Indian players so unique and different from other international players? इंडियन बैडमिंटन हमेशा से बहुत स्किल बेस्ड गेम रहा है. मेन फोर्टे इज डिसेप्शन. अगर नेट प्ले कर रहे हो तो बहुत सॉफ्ट नेट प्ले होता था, starting from Prakash sir, Chetan Anand, now Lakshya Sen is also showing that What is one life skill that badminton can teach you? badminton can make you street smart. What is the most rewarding part of being a coach? मैं भी ऑस्ट्रेलिया में पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स के साथ में काम कर रहा हूँ. देर आर डिफरेंट कैटेगरीज इस एरिया में, स्टैंडिंग अपर, स्टैंडिंग लोअर, व्हील चेयर. वॉट आई टेल एवरी वन इज इफ यू हैव वन हैंड एंड यू कैन होल्ड अ रैकेट, यू कैन प्ले बैडमिंटन. मैं साइना नेहवाल मैम का एक इंटरव्यू देख रही थी. उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोला कि द रियलिटी ऑफ बैडमिंटन इज के सारे एक्सपेंसेस आपको खुद करने पड़ते हैं. यस, डेफिनेटली. सारा ट्रैवल का खर्चा हमारा खुद का होता है. स्पॉन्सर्स, अगर आप स्टेट चैंपियन हो तो आपको इक्विपमेंट स्पॉन्सर मिलते थे, बट देयर इज़ नो मॉनेटरी बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ एनी स्पॉन्सर. तभी भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता है. ऑल्दो बैडमिंटन अभी इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, वो जो लेवल ऑफ अवेयरनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड बैडमिंटन का वो उतना नहीं है एज कम्पेयर टू टेनिस, एज कम्पेयर टू क्रिकेट. यहाँ पे कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगी मैं. 2000 सिडनी में 1 ब्रॉन्ज, 2008 में बीजिंग में 3, 2020 टोक्यो 7 मेडल्स, अभी तक का पीक. इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन और हम सिर्फ 7 मेडल्स क्यों ला पा रहे हैं? All right, दोस्तों, this is our very first sports conversation at Hocus Pocus with Anshul, जिसमें हमने डिकोड किया है the dark reality of Indian sports, specifically badminton, क्योंकि आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं नमन भारद्वाज, who is an athlete and a badminton coach in Australia. इस एपिसोड में हमने बात की है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और कैसे इंडिया में स्पोर्टिंग कल्चर को और बेहतर तरीके से बिल्ड किया जा सकता है. अगर आप उनमें से हैं जिनको स्पोर्ट्स और बैडमिंटन की दुनिया में रुचि है, देन दिस एपिसोड इज़ फॉर यू. आई विल लेट यू सोक इन द इंटायर इन अ वेरी सिंपल बट जेन्युइन कॉन्वर्सेशन. प्लीज़ पुट योर ईयरप्लग्स टुगेदर फॉर एन इंसाइटफुल एपिसोड. नमन भारद्वाज, वेलकम ऑन होकस फोकस. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. कॉन्वर्सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि बिफोर एवरी कॉन्वर्सेशन आई सेट द इंटेंशन स्ट्रेट. सो इस पॉडकास्ट की कॉन्वर्सेशन ये रहेगी कि लोगों को जनरली ऐसा लगता आया है कि बैडमिंटन इज़ जस्ट अबाउट हिटिंग द शटल कॉक बैक एंड फोर्थ. एंड जितना मैं दूर से इस स्पोर्ट को जानती आई हूँ या समझती हूँ दूर से, वो ये है कि इट इज़ अ स्पोर्ट ऑफ एजिलिटी एंड एंड्योरेंस एंड लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रैटेजीज. एंड व्हाट्स बैडमिंटन फॉर यू? No, you're actually spot on. It's literally that. It's the game of agility. It's the game of quickness, speed है, tactical awareness होना चाहिए कोर्ट पे, technical skills अच्छी होनी चाहिए, mentally आपको बहुत strong होना चाहिए. And but ये सारी चीज़ें जो आपने बोली है, ये है professional badminton. If you are a professional badminton player or you want to be professional badminton player, तो वो उस एरिया में जाती है. But जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपने बात बोली कि शटल को बैक एंड फोर्थ मारना है, दैट इज़ हैविंग फन. और आई सी बैडमिंटन इज दैट्स एब्सोल्युटली व्हाट आई सी बैडमिंटन एज. अल्टीमेटली इफ़ यू नॉट टॉकिंग अबाउट कम्पिटिटिवनेस, येस वी विल टॉक अबाउट दैट होपफुली सून, बट उसके अलावा अगर आप बैडमिंटन को देखो तो इट्स फन, इट्स सोशल, इट्स द मोस्ट सोशल थिंग. यू आर ऑन द कोर्ट, आप अपने थॉट्स के साथ हो, अकेले हो अगर आप डबल्स नहीं खेल रहे तो, सिंगल्स खेल रहे हो अपने थॉट्स के साथ हो, यू जस्ट हिटिंग द शटल एंड दैट्स मेडिटेशन. वाओ, यू सी इट एट मेडिटेशन एंड फन एट द सेम टाइम. ठीक है, तो इस पॉडकास्ट की जो इंटेंशन है वो ये रहेगी कि व्यूअर्स के लिए बैडमिंटन की रियलिटी चेक को लाना, इंडियन बैडमिंटन की रियलिटी चेक को सामने लेकर आना, एंड डेफिनेटली टू एनकरेज more and more Indians to take this sport as a profession, not just as hobby. तो all things badminton it's going to be about. तो बैडमिंटन ने आपको चुना या आपने बैडमिंटन को चुना? एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने बैडमिंटन को चुना. हाँ, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले उससे पहले, बास्केटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, टेनिस बहुत खेला. तो हर एक स्पोर्ट्स में कोचिंग लेकर कि हाँ ये सीखा सब कुछ. हाँ, वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली.
ये कल्चर था, मतलब हमारे घर में अनंत भैया भी, मेरे ब्रदर, हम्म ये कल्चर था हमारे घर में। तो माय एल्डर ब्रदर ही यूज्ड टू बी अ बैडमिंटन प्लेयर एज वेल। तो मेरे फादर को स्पोर्ट्स से बहुत लगाव है, तो उन्होंने हमेशा स्पोर्ट्स में प्रमोट किया कि अच्छा अब ये स्पोर्ट खेलो। हम लोग स्टार्ट बचपन से ही हम लोग जाते थे। तो यहाँ पर एक स्टेडियम है, PDKP स्टेडियम पास में, तो हम लोग वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए हमने। एंड देन तभी फिर उसके बाद फाइनल या क्या लाइक नहीं, बैडमिंटन मेरे को खेलना है। कुछ स्पोर्ट्स टीम स्पोर्ट्स हैं, कुछ स्पोर्ट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, बट बैडमिंटन इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेयर एट अ यंग एज। तो वो मेरे को एस्पेक्ट बहुत अच्छा लगता था। प्लस मैं सिंगल्स खेल सकता था उसमें, वही कि एक कोर्ट पे अकेला, आई एम जस्ट हिटिंग द शटल, हैविंग फन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग में क्या डिफरेंस पाया आपने? अभी तक मैं इंडियन कल्चर समझ रहा था कोचिंग का, और जब उधर कोचिंग करनी शुरू करी तो एकदम डिफरेंट inclusivity of coaching, different style of coaching. So the Sky Badminton, the owners of the stadium, they were ex Chinese badminton players. So Okay. वो चाइना टीम में थे। जो उनके ओनर थे रिकी सर, ही वाज द ऑस्ट्रेलियन नेशनल कोच फॉर 7 years। और उनकी वाइफ रोजी, शी वाज वर्ल्ड, I think, bronze medalist, and she played in the Olympics for China in 1996। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड डिफरेंस क्या है अलग अलग कंट्रीज़ के कोचिंग स्टाइल में, एग्जैक्टली वो ये मेरा सीखने को सवाल मिला। था। इंडियन और ऑस्ट्रेलियन, और लेट्स से क्योंकि चाइनीज कोच और प्लेयर्स भी थे, तो चाइनीज प्लेयर्स में स्टाइल ऑफ कोचिंग एंड प्लेयर्स में क्या डिफरेंस पाया इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस स्टाइल? सी परफॉर्मेंस स्टाइल, तो it totally depends on प्लेयर टू प्लेयर। player to player, tournament to tournament, season to season। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने डिफरेंस, जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो देखा वो था कल्चर डिफरेंस। कल्चर डिफरेंस में है कि चाइना में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में एट दैट टाइम, आई थिंक दिस वाज स्टार्टेड बाय रिकी सर ओनली, कि एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत अर्ली ऑन हो जाता है। ओके। और वो होने के बाद देन देयर इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रोग्रेसिंग। देयर इज़ अ वेरी, आप बहुत अर्ली एज में आपको वो समझा देते हैं कि दिस इज़ द पाथवे। अगर आपने ये स्पोर्ट चूज़ किया है तो हम आपको चाहते हैं कि ये पाथवे है, आप इसको फॉलो करो। गॉट इट। और वो क्लियर पाथवे है, एक सिस्टमैटिक क्लियर पाथवे है, वो पता है प्लेयर को, तो वो डिसीजन मेकिंग प्लेयर के लिए बहुत आसान हो जाता है। वैसे तो आपने बात सही की कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर, इस कैंडिडेट के अंदर या स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट है, कैपेबिलिटीज़ हैं, पैशन है, और इस स्पोर्ट का फ्यूचर भी है। तो ये एक क्लियर पाथ है, आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करना है, एक अप्रोच दे दी बिल्कुल। जितना मैंने समझा। मगर लेट्स फेस द रियलिटी ऑफ इंडियन बैडमिंटन सी। ठीक है, तो मैं साइना नेहवाल मैम का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोला कि आपको अपने इक्विपमेंट्स के एक्सपेंसेस, अपने रैकेट, शूज़, यूनिफॉर्म्स, कोचेस की फ़ीस, ट्रेनिंग, डाइट, और जैसे हमने मेंशन किया इंजरीज़ होती हैं, इंजरीज़ का रिहैब, सर्जरी, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो इंडिया में स्पॉन्सरशिप इश्यूज भी हैं, दो देयर आर स्कीम्स लाइक खेलो इंडिया एंड ऑल, मगर वो अभी वेरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। और वो कितनी कितनी ऊपर सरफेस लेवल पे वो काम कर रहे हैं या डीपली काम कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। प्लेयर्स को इसकी इनसाइड नॉलेज ज़्यादा है। मगर द रियलिटी ऑफ बैडमिंटन इज़ के सारे एक्सपेंसेस आपको खुद करने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी टूर्नामेंट्स हम लड़ने जाते हैं, हमें कोई सैलरी नहीं मिलती, हमें कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलती। अगर हमने वो मैच जीता तो विनिंग अमाउंट मिलता है, उसके अलावा देयर इज़ नथिंग, स्टेबिलिटी नहीं है स्पोर्ट में। एज एन इंडियन पेरेंट और एज एन इंडियन कैंडिडेट, कोई ये स्पोर्ट क्यों लेगा अगर उनमें उसको फ्यूचर नहीं दिखता? तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव मेंशन्ड। सारा ट्रैवल का खर्चा हमारा खुद का होता है। स्पॉन्सर्स, अगर आप एक स्टेट पहले जब भी मैं प्रोफेशनली खेल रहा था, अगर आप स्टेट चैम्पियन हो तो आपको इक्विपमेंट स्पॉन्सर मिलते थे।
तो आपके रैकेट्स हो गए, अपैरल हो गए, वो सारी चीज़ें कवर्ड हैं, बट देर इज़ नो मॉनेटरी बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ एनी स्पॉन्सर। तभी भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता है एट अ ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तो इंडिया में जो मैंने अभी तक नोटिस किया है और ऑस्ट्रेलिया का जो डिफरेंस, मैं एक कंपैरिजन भी दूंगा थोड़ा छोटा सा, जो ग्रास रूट लेवल पे है कि मैं कल को अपने बच्चे को बैडमिंटन खेलने के लिए क्यों भेजूं या नहीं भेजूं, उसमें क्योंकि कोई पैसा नहीं है अभी। ऑल्दो बैडमिंटन अभी इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, बट कंट्रीज़ जो हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज़ खेल रही हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, अ लिटिल बिट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैव स्टार्टेड प्लेइंग। तो वो जो लेवल ऑफ अवेयरनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड है बैडमिंटन का, वो उतना नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टेनिस, एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट, ठीक है। टेनिस में आप कोई टूर्नामेंट खेलने जाओगे, फर्स्ट राउंड से आपको प्राइज मनी मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। कोई उनके देयर लेवल ऑफ टूर्नामेंट्स, तो हर एक लेवल टूर्नामेंट पे उस हिसाब से उनको प्लेयर्स को रेम्यूनरेशन मिलनी शुरू हो जाती है, एसोसिएशन से रेम्यूनरेशन मिलनी शुरू हो जाती है अगर आप थोड़ा भी परफॉर्म करना शुरू करें। यहाँ पर अगर कोई प्लेयर सुपर 500 या सुपर सीरीज़ कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं बाहर कहीं पर भी, उसमें सारा एक्सपेंसेस खुद का है। और प्लेयर्स आज से 20 साल पहले भी इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे थे, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि अगले 10 साल भी ये स्ट्रगल चलेगी एटलीस्ट इस स्पेस में। उन्होंने मेंशन किया कि क्रिकेट प्लेयर्स ज़्यादा ग्लोरीफाइड हैं बिल्कुल। और क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि उनकी एसोसिएशन ने क्रिकेट की ब्रांडिंग ऐसे की है कि अब क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट बन गया है, पहले नहीं था। क्योंकि 83 के टाइम पे अगर कपिल देव का टाइम देखें तो उस समय पर भी वो बताते हैं कि हम जब एयरपोर्ट पहुँचे हमें वेलकम करने कोई नहीं आया, हम जब हमारे लिए वहाँ पे चेक इन टाइम पे हमें चीज़ नहीं मिल रही थी, उनके लिए फैसिलिटीज़ वैसी नहीं थी, उनको वैसा ट्रीट नहीं किया जाता था जैसे अब क्रिकेट प्लेयर्स को ट्रीट किया जाता है। जब उन्होंने बोला कि मुझे जीतना है तो सब हंसने लग गए, तब भी क्रिकेट की हालत बुरी ही थी। 83 के बाद चीज़ें चेंज होने लगी, अब क्रिकेट सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, वो एक इमोशन है और वो लोगों के दिल से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगी मैंने ये नोटिस किया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैडमिंटन बट स्पोर्ट्स कैटेगरी एज अ होल। 1988 में सोल में ओलंपिक्स में इंडिया के 0 मेडल, 1992 में बार्सिलोना में 0 मेडल, 96 में अटलांटा में 1 ब्रॉन्ज मेडल, 2000 में सिडनी में 1 ब्रॉन्ज, 2004 में एथेंस में 1 सिल्वर मेडल, 2008 में बीजिंग में 3, 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज, 2012 में लंदन 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, 2016 रियो सिल्वर एंड ब्रॉन्ज 2 मेडल्स, 2020 टोक्यो 7 मेडल्स अभी तक का पीक, एंड 2024 पेरिस 6 मेडल्स। अब इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है आपको पता होगा बट इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन और ये स्टैट्स हैं कि हम सिर्फ 7 मेडल्स क्यों ला पा रहे हैं। लेट मी फ्रेज दिस वे कि इंडिया क्यों नहीं इग्नाइट कर पा रहा अपने यूथ को टू टेक अप मोर स्पोर्ट्स। एंड मेरा इंटेंशन बहुत सिंपल है बिहाइंड दीज कॉन्वर्सेशंस इज़ टू प्रोवाइड वैल्यू एंड अवेयरनेस के अगर एक बंदा भी इंस्पायर हो गया हमारे पॉडकास्ट को देख के और उसने स्पोर्ट ले लिया और फिर वो गोल्ड ले आएगा तो सक्सेसफुल है फिर ये कॉन्वर्सेशन। द थिंग इज़ वाइल दिस इज़ ग्रेट कि हम लोग इतने मेडल्स लेकर आ रहे हैं, 6-7 अभी मेडल्स आने शुरू हो गए हैं, वाइल वी प्राउड ऑफ आवर कंट्री एंड द पीपल हु आर ब्रिंगिंग द मेडल्स, तो वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन एज यू सेड कि पॉपुलेशन हमारी जो इतनी ज़्यादा है, एक छोटा सा एग्जांपल, दिल्लीज पॉपुलेशन is more than entire Australia, like, and Australia 6 times bigger than India's land surface. तो ऑस्ट्रेलिया मेडल टैली में बहुत ऊपर है इंडिया से, है ना। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो सिस्टमैटिक है, वहाँ पे हर चीज़ का एक परफॉर्मेंस पाथवे है। दूसरा, आपने एक बात पहले बोली थी कि क्रिकेट को इमोशन बना दिया, वहाँ पे किसी भी चीज़ को इमोशन नहीं बनाया है, वहाँ पे हर चीज़ को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ठीक है, कि ये मेरी फुल टाइम जॉब है, मैं अगर एथलीट हूँ ये मेरा फुल टाइम जॉब है। यहाँ पर
उसमें इमोशंस आ जाते हैं कि अगर तुम नहीं जीते तो क्या होगा, अगर तुम जीत गए तो देश की इज्जत। इज़्ज़त, पेरेंट्स की इज़्ज़त, वो सब चीज़ें आ जाती हैं कि अगर मैं हार गया तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे? मैं हार गया तो मेरे दोस्त मुझसे बात करना बंद कर देंगे। वहाँ पर अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, जब ही हम T20 वर्ल्ड कप जब जीत के हम लोग वापस आए थे, तो बहुत बड़ी परेड हुई थी वेलकम करने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को, विच वाज़ एब्सोल्युटली ग्रेट, वेल डन। लेकिन जब भी हम ओडीआई वर्ल्ड कप हारे थे, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो हम चढ़ा भी रहे हैं और गिरा भी उतना ही रहे हैं। तो वो उस वजह से आई थिंक माय पर्सनल बिलीफ कि उस वजह से हर एक प्लेयर के दिमाग में वो डर रहता है कि मैं वो मेंटल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। वेयर एज कम्पेयर टू दिस, जब भी ऑस्ट्रेलिया ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के वापस आए थे, तो वन ऑफ द प्लेयर्स, आई वाज वाचिंग हिज वीडियोस, तो वो उसने बोला कि मैं अपना चेक इन वगैरह मतलब लगेज लेकर सब कुछ मैं गया मेलबर्न में, एक वहाँ पर एक छोटा सा बार है, वहाँ पर जाके सुबह 9 बजे मैं वहाँ पर बैठा और मैंने अपने 2 ड्रिंक्स ऑर्डर किए और मेरे पीछे 2 क्रिकेटर्स 2 लोग बात कर रहे थे क्रिकेट के बारे में और मैंने बोला कि अरे मैं भी तो था उस मैच में। सो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ कि मैं वर्ल्ड कप जितवा के लेकर आया हूँ भाई। तो ये डिफरेंस है। ये बट आई डिफरेंस है। थिंक वो हमारे देश की कल्चरली हम ऐसे हैं, इमोशनली ड्रिवन कंट्री है, विच इज़ ओके। बट बात यहाँ एसोसिएशन की है कि एक एसोसिएशन एक स्पोर्ट को फुल सपोर्ट दे रही है इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, गाइडेंस, फिजियो। एंड अगर किसी प्लेयर को चोट भी लग जाती है तो फटाफट उसको फिजियो करा के उसको वापस फील्ड में लाने का काम होता है। तो उस प्लेयर के मन में ये नहीं होता है कि अब मेरे को चोट लग गई, इंजरी हो गई, हाउ विल आई बाउंस बैक, हाउ विल आई रिवाइव। वेयरएज नेहवाल वाज सेइंग कि अगर हमें चोट लगती है तो हमें यही टेंशन होती रहती है कि हम कैसे रिवाइव बैक करेंगे, हम कैसे अपनी सर्जरीज का पैसा देंगे। तो बात वहाँ सपोर्ट सिस्टम की है। अगर आप इंडियन प्लेयर्स चाहते हो आपके लिए रिप्रेजेंट करें और आपके देश का नाम बढ़ाएं, तो आपको उनको इक्वली सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, So, डेफिनेटली। ये ऑडियंस के ऊपर है कि उनकी लाइकेबिलिटी, उनको क्रिकेट चुनना है, बैडमिंटन चुनना है, टेनिस चुनना है, फुटबॉल चुनना है, मगर इट्स अबाउट इक्वल सपोर्ट सिस्टम इन ऑल द स्पोर्ट्स। बिल्कुल सही बात है उनकी एक्चुअली कि उतना सपोर्ट हमको ग्रास रूट लेवल पे ही नहीं है। तो साइना नेहवाल जी अगर ये बात बोल रहे हैं, वो इतनी बड़ी एथलीट हैं, मतलब शी चेंज द एंटायर सिस्टम, द चेंज द एंटायर गेम ऑफ बैडमिंटन। मतलब चाइना वॉल को ब्रेक करने वाला जो कोई प्लेयर है वो साइना नेहवाल थे, है ना। उन्होंने वो स्ट्रगल देखी है कि वो स्कूटर पे बचपन में सुबह 4 बजे अपने पापा के साथ बैठ के स्टेडियम में जा रही हैं, वहाँ से वो स्ट्रगल से लेकर के, और उन्होंने ओलंपिक लेवल तक की भी स्ट्रगल देखी है कि मैं अभी इतने बड़े लेवल पे पहुँच गई हूँ, बट स्ट्रगल्स आर द सेम। कि मेरे को अगर ओलंपिक में क्वालिफाई करना है तो मेरे को 10 टूर्नामेंट 12 टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे, लेकिन वो 10-12 टूर्नामेंट की जो कॉस्ट है, इफ़ नॉट 50%, मतलब एटलीस्ट 50% तो मेरे को कवर करनी ही पड़ेगी। और वो शी वाज द क्वीन ऑफ बैडमिंटन इन इंडिया, है ना। अभी बैडमिंटन ऑस्ट्रेलिया पे मैं काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ, काफ़ी उनके साथ बहुत क्लोजली वर्क कर रहा हूँ बैडमिंटन ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के साथ में। तो मैं क्या देखता हूँ वहाँ पे कि ग्रास रूट लेवल को भी उतना ही सपोर्ट है जितना कि एक टॉप लेवल एथलीट को सपोर्ट है। तो वो फोकस कर रहे हैं पार्टिसिपेशन पे। हमारी फंडिंग आती है AIS से एंड ऑस्पोर्ट्स से, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से। तो उसमें फंडिंग का क्राइटेरिया क्या होता है कि जितने पार्टिसिपेशन होगा, जितना परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन होगा, उतना ही आपको फंडिंग मिलेगी सरकार की तरफ से, ठीक है। द मोर द पार्टिसिपेशन, द मोर द फंडिंग, द मोर द मनी, द मोर द फंडिंग। ऐसे स्विमिंग पे उतनी जाती है उनकी, ऐसे ही हर एक स्पोर्ट को इक्वली उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो एक एसोसिएशन के पास भी एक गोल रहता है कि हमको पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, हमको ग्रास रूट लेवल पे वर्क करना है। मेरे पास अगर 10 हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स हैं, 10 में से 3 कल रिटायर हो जाएंगे, मेरे पास 7 बचेंगे, तो अगला हम क्या फीड कर रहे हो, जो फीडिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। अभी मैंने पीछे एक कोचिंग सेशन लिया था, आई थिंक स्टार्ट ऑफ दिस ईयर फरवरी में। 72 प्लेयर्स, बच्चे 6 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक आए थे। 72 बच्चे थे
ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के अंदर में एमसैक में हमने वो Camping. कैंप लिया था, हम्म, 1 डे कैंप था, लेकिन उसमें से 80 to 90% जो बच्चे थे वो पहली बार रैकेट पकड़ रहे थे। उनको रैकेट वहाँ पर हमने सबको फ्री में दिया, उनको उनके अपैरल फ्री में दिए, वो सब आए, खेले, दे हैड फन फॉर 3 आवर्स। हम्म, और आज भी अगर मैं उस एरिया में जाता हूँ, मैं बच्चों से मिलता हूँ और वो बच्चे आज भी उस स्पोर्ट को खेल रहे हैं। हमने फरवरी में एक कैंप लिया था छोटा सा 3 घंटे का, उसकी सारी की सारी फंडिंग, कोचेस का पैसा, रैकेट्स का पैसा, सब कुछ वो एसोसिएशन की तरफ से आया था। बच्चों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, वो आए, वो खेले और वो आज भी खेल रहे हैं और उनको आज भी सपोर्ट कर रही है आई होप एसोसिएशन। ये कॉन्वर्सेशन डिस्करेज ना करे इंडियन पेरेंट्स को या इंडियन कैंडिडेट्स को, क्योंकि हम इसे बहुत ही ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, प्रोवाइडेड आप वहाँ काम करते हो। जो इंडियन कैंडिडेट्स हैं जो डीपली इंटरेस्टेड हैं और पैशनेट हैं, क्योंकि इग्नाइट तो कोई नहीं कर रहा है इंडिया में बैठ के कि बैडमिंटन को प्रोफेशन बनाओ, तो वो ऑलरेडी बहुत कम है, इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन कम है, और वही लोग जाते हैं स्पोर्ट्स में जिनको बहुत ज़्यादा पैशन होता है, जो लड़ते हैं या फिर जिनके अंदर आग ज़्यादा होती है। और अगर जिनके साथ आग ज़्यादा होती है और वो बहुत पैशनेट हैं और उनको पाथवे नहीं मिल रहा है, तो वो भी डिस्करेज हो जाते हैं। होगा क्या, या तो वो डिस्करेज करके वो प्रोफेशन छोड़ देंगे, वो स्पोर्ट छोड़ देंगे, या फिर वो ब्रेन ड्रेन ही करेंगे। सो दैट इज़ अ लॉस फॉर इंडिया ओनली, both ways. So yeah, this is actually true. But see, आपने पॉइंट लिया कि ऐसे प्लेयर्स डिस्करेज हो जाएंगे. I was actually going to come to that. While Australian structure is really good, but I think there is a lot more potential in Indian badminton now. Currently. In fact, अभी पीवी सिंधु तक जो एक जर्नी Journey मैं नोटिस करी, ऑब्जर्व किया है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गया बैडमिंटन में. एंड थैंक्स टू ऑल द वेटरन प्लेयर्स लाइक पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, परुपल्ली कश्यप, उन लोग दे वॉइस्ड इट आउट. तो वो प्रोफेशनल चेंज अभी आना शुरू हुआ है. और रिसेंटली उसकी वजह से वी हैव सीन प्लेयर्स लाइक लक्ष्य सेन, वी हैव सीन प्लेयर्स लाइक प्रियांशु राजवत, अनुपमा उपाध्याय, तनीषा क्रस्टो, सात्विक सायरा, चिराग शेट्टी. ये यंग प्लेयर्स जो हैं जो अभी कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस लेवल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं. मेडल्स अभी शायद नहीं आ रहे उतने, लेकिन आने शुरू होंगे बहुत जल्दी इंडियन बैडमिंटन में. व्हाट्स योर लाइक इंडियन फेवरेट प्लेयर? प्रियांशु राजवत. तो क्या क्या बेस्ट लगता है आपको उनके स्टाइल में? ही इज़ वेरी स्मार्ट ऑन द कोर्ट, बहुत टैक्टिकल प्लेयर है, ठीक है. प्लस जो अभी का करंट अटैकिंग फॉर्मेट है उसके साथ में ही नोज़ हाउ टू स्लो डाउन द गेम ऑल्सो, ठीक है. तो गेम को कैसे ओपन करना है, उसको कैसे क्लोज करना है, कभी मेरे को स्पीड चेंज करनी है, तो वो छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग जो प्रियांशु राजवत ने दिखाने शुरू किए कोर्ट पे, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वेरी वेरी टैक्टिकल पर्सन. उसके बाद लक्ष्य सेन इज़ करंट फेवरेट इंडियन बैडमिंटन में ऑब्वियसली. लक्ष्य सेन की एक मैं छोटी सी बात बताऊंगा. जब भी हम लोग खेलते थे, जब भी मैं पहले खेलता था बैडमिंटन, तो वो लक्ष्य सेन बैंगलोर में ही प्रैक्टिस करता था हमेशा से, प्रकाश पडुकोन अकेडमी में. तो हम जैसे सब लोग वहाँ पे कैंप में प्रैक्टिस कर रहे हैं या सब कुछ है, तो उसके बाद जो हॉस्टल में आप जाते हो, ठीक है, तो बॉयज़ राइट कि आके सामान फेंक दिया, ये कोई डिसिप्लिन उतना बॉयज़ में नहीं होता जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है. तो और यंग टीनेज में, बट उस टाइम पर भी वो एक उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी लक्ष्य सेन की, आके अपना सामान प्रॉपरली रखना, किट बैग उसका, अगर आप उसका वार्डरोब खोल के देखोगे प्रॉपरली उसकी सारी चीज़ें फोल्डेड हैं, रखी हुई हैं, बहुत डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन. अगर मैंने किसी प्लेयर में, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर में देखा है लक्ष्य सेन, और वो आज दिख रहा है उसका कोर्ट पे, वो उसको फ्रूट मिल रहा है उसका. What makes Indian players so unique and different from other international players? आपको क्या लगता है कि हमारा एसेट क्या है? हमारा एसेट है डिसेप्टिव गेम स्टाइल. Okay. हाँ, बहुत इंडियन बैडमिंटन हमेशा से बहुत स्किल बेस्ड गेम रहा है, ठीक है. इतना फिजिकली गेम नहीं रहा बैडमिंटन, मतलब हम फिजिकल एस्पेक्ट पे उतना फोकस करते हैं, बट दैट इज़ नॉट आवर मेन फोर्टे. आवर मेन फोर्टे इज़ डिसेप्शन,
अगर नेट प्ले कर रहे हो तो बहुत सॉफ्ट नेट प्ले होता था, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रकाश सर, चेतन आनंद, नाउ लक्ष्य सेन इज ऑल्सो शोइंग दैट आके वो डिसेप्शन खेलना, स्पेशली फ्रंट नेट एरिया में, तो वो बहुत अच्छा मेरे को लगता है हमारा इंडियन, दैट इज़ आवर मेन दिस थिंग। तो एक स्टेटमेंट इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चल रही थी कि रैकेट्स प्लेयर्स जो होते हैं दे लिव लॉन्गर। इस पे आपका क्या टेक है? डू दे? हाँ हाँ, डेफिनेटली हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ तो बहुत अच्छा होता ही है, क्योंकि आप बहुत मूव कर रहे हो कोर्ट पे, फिजिकली आपको अपना पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, लिटरली फ्रॉम हेड टू टो। बैडमिंटन में आप पूरा फुल बॉडी आप यूज़ कर रहे हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप खेलना जब शुरू करते हो, इवन एट अ ग्रास रूट लेवल टू हाई परफॉर्मेंस लेवल, सब, तो इट्स वेरी फिजिकल गेम। फिजिकल गेम एट द सेम टाइम माइंडसेट ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ बहुत कम खेला है एंड मेरे एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाकर कोर्ट बुक करके हम लोग ने कम बार खेला है। तो इट्स अ 40-minute स्लॉट दैट वी गेट, एंड वो 40 मिनट्स पूरे नहीं खेले जाते हैं। इट्स लाइक इट्स सो हाई इंटेंसिटी गेम, सो मच एजिलिटी, सो मच लाइक इतने सारे रिफ्लेक्सेस काम कर रहे होते हैं, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि अभी तो हम सिर्फ फिजिकल इंड्योरेंस पे काम कर रहे हैं, बट व्हेन यू आर इन अ मैच आपकी दिमाग भी चल रहा है, आपको डिसेप्शन भी करना है, देयर सो मेनी थिंग्स। तो आई थिंक आई कैन समवेयर क्लोजली रिलेटेड टू माई स्टेज. While I'm performing and I'm speaking with you, so many calculations are going Yeah. inside my mind. Definitely. So Same with badminton. Same with badminton. But मैं physically वहाँ पे इतनी involved नहीं हुआ, I'm at peace. Like तो वो एक अलग angle add on हो जाता है कि you're on with the game, you're physically tired, आपकी सांस चढ़ रही है और आपके चोट लग रही है, at the same time mind games are going, at the same time you have to enjoy the game also. All the way from agility, decision making, speed, flexibility, सब चीज़ें इन्वॉल्व है बैडमिंटन में। टू एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट दिस, अभी रिसेंटली हमने आई थिंक लास्ट मंथ ओनली, बैडमिंटन विक्टोरिया में एक प्लेयर है, उनका हमने 100 बर्थडे सेलिब्रेट किया है, और आई एम नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज़ अमेजिंग। और वो अभी भी आते हैं कोर्ट पे, खेलते हैं, 1 घंटा कोर्ट पे वो खेलते हैं वीक में, और फिर उसके बाद तो अभी भी ही इज स्टिल एक्टिव, ही इज 100, वी सेलिब्रेटेड 100 बर्थडे एंड ही इज स्टिल एक्टिव। द बेस्ट पार्ट आई लव अबाउट बैडमिंटन इज द डिसीजन मेकिंग। एक शटल मारने के लिए आपको एंगल देखना है, स्पीड देखना है, प्लेसमेंट देखनी है, ओपोनेंट को भी समझना है कहाँ पर है, फिर अभी हम किस स्पॉट पे हैं गेम में, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचनी है, छोड़ देना चाहिए या फिर हाँ आउट जा रही है शटल, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको सोचनी ही पड़ेगी। सो या, एंड एट एवरी लेवल, गली में भी ओलंपिक लेवल सेम है, not maybe same है but हाँ, but the fun is same, the fun is same, crux is same, the intensity just changes, Yeah. but the decision making part remains the same। मेरे को गली में भी अपने ओपोनेंट को हराना है ना, तो मेरे को वहाँ पर भी सोचना पड़ेगा, मैं ज़ोर से मारूँ, मैं नीचे स्टीप मारूँ, मैं ऊपर मारूँ, मैं थोड़ा सॉफ्ट मार दूँ, वो कहाँ खड़ा हुआ है सामने, वही चीज़ें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में। अब हमने डिस्कस कर ली प्रॉब्लम्स ऑफ और द रियलिटीज ऑफ इंडियन बैडमिंटन, बट हाउ कैन वी एक्चुअली पुट दिस इनटू कंटेक्स्ट कि हम इसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से इफ से स्टार्ट द स्पोर्ट एट 5th grade और 6th grade, ठीक है, पीई क्लास में एक करिकुलम होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर बैडमिंटन, हर एक स्पोर्ट का होना चाहिए। कि टर्म 1 में आपको बच्चे को चूज ऑप्शंस मिल गए कि आप बैडमिंटन सेलेक्ट कर सकते हो, क्रिकेट सेलेक्ट कर सकते हो, वॉलीबॉल सेलेक्ट कर सकते हो। तो टर्म 1 में मैंने बैडमिंटन सेलेक्ट किया, आपने क्रिकेट सेलेक्ट किया, तो मैं टर्म 1 पूरा बैडमिंटन खेलूँगा, ठीक है। नाउ इफ़ आई लाइक द स्पोर्ट, तो मैं फिर एक पर्सनल डिसीजन बना सकता हूँ कि मेरे को बैडमिंटन अच्छा लगा था, तो मैं एक अकेडमी ज्वाइन करूँ, या मैं अपने टीचर से पूछूं कि पाथवे क्या है, या जो कोच आया है मेरे को सिखाने के लिए स्कूल में। अभी करिकुलम मैं स्कूल्स में क्या नोटिस करता हूँ, थोड़ा मेरा यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड सर्कल है, तो माय मदर इज़ अ प्रिंसिपल, तो मैं उनसे भी बात करी, तो जो करिकुलम है वो उतना स्पोर्ट बेस्ड नहीं है, वो एक्सरसाइज बेस्ड है स्कूल्स में। बट आई रियली वांट टू इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट कि इफ
स्पोर्ट्स के भी एग्जाम्स लिए जाएं तो मैंडेटरी हो जाएगा ना। हाँ। जिस चीज़ के एग्ज़ाम लिए जाते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उसके लिए आप सीरियस हो जाते हो। ठीक है, इफ एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू अ बैडमिंटन ट्रेनिंग फॉर टर्म 1 लेट्स से, तो सब खेलेंगे, उनमें से 10 को नहीं समझ आएगा मगर किसी 2 को तो आएगा। एग्जैक्टली, या तो इन अ नटशेल मेरा मतलब वही था। एग्ज़ाम आपका टूर्नामेंट हो गया है ना, आपने एक टर्म 1 पूरा खेला और फिर से 5th A 5th B 5th C उनका इंटर क्लास टूर्नामेंट हो गया, ठीक है। और ऐसे ही साइड बाय साइड आपका स्विमिंग का भी चल रहा है, बट आप आउटसोर्स करें कोचेस हर एक स्पोर्ट के लिए, और वहाँ पे गवर्नमेंट सरकार उसको फंड करे, इस चीज़ को लेकर आए, तो हर एक स्पोर्ट उससे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू होंगी। सिर्फ हम एक ही स्पोर्ट को ना देखेंगे या 2 स्पोर्ट को ना देख के हम सारे स्पोर्ट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, और आई एम श्योर बैडमिंटन उसमें काफ़ी ऊपर रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट है, अपने पे भरोसा करके खेल सकते हो। So I've heard this is India's first magic podcast, in fact, right? Yes. This is India's first magical podcast. So let's do something with you. Yes. Ready? Before we actually begin with the whole magic time, मैं बता दूँ कि this is some envelope that I have with me right now. आपके आने से भी पहले मैंने ये envelope में एक prediction डाल के रखी है, which is sealed and no one can actually change it. Yep. You can in fact like place it in your lap. Okay. This remains with Naman the whole time and I cannot change it. Are you good with maths? Not really. I have like my notes segment. I have few notes with me. ठीक है, so इधर अलग अलग notes हैं, celebrities, shopping list, travel bucket list, sports players and all. So this is one list that I've prepared and इसमें 100 players हैं अलग अलग, national, international, all. Right? If you were to like say any one random number, Say it out loud. Yeah. 18. Are you sure about this? Yes. And before we actually do the entire thing, हमने कोई setup नहीं किया है। मैंने आपको पहले से ही बोला है कि आपको 18 नंबर चुनना है, right? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। This is happening all random. Yeah. Right? Now we get into sports player. Right? If you go into 18 number, what would you see? Oh my God. What do you see actually? लक्ष्य सेन बैडमिंटन। आप एक्चुअली चेक कर सकते हो कि ऊपर भी सारे प्लेयर्स जो हैं और नीचे भी सारे प्लेयर्स हैं। कहीं और लक्ष्य सेन तो नहीं लिखा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। और सारे प्लेयर्स दूसरी फील्ड के हैं, सिर्फ एक प्लेयर जो है बैडमिंटन वो बैडमिंटन फील्ड का है। एंड आई ऑलरेडी गिवन यू वन प्रेडिक्शन दैट इज ऑलरेडी इन योर लैप। वुड यू माइंड ओपनिंग दैट? let me do this for you. All right, are we good to go? Yeah. Oh my God. That is Lakshya Sen for you. All right. That's too good. That's too Thank you, man. good. That's a tribute to this legendary player. Wow. Yeah. Well done. A legend in the making, I should A say. legend in the making. Yes. Definitely on that area. Yeah. Absolutely. Wow. Thank you. Okay, before we actually wrap up, let me ask you this. What is one life skill that badminton can teach you? Badminton can make you street smart. Okay, what will you choose then? Like Naman the player or Naman the coach? Naman the coach. So what is the most rewarding part of being a coach? मैं भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स के साथ में काम कर रहा हूँ। तो प्लेयर्स विद फिज़िकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ उनके साथ में काम कर रहा हूँ, और प्राउडली कोच ऑफ द करंट पैरा SU5 नेशनल चैम्पियन। तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज इस एरिया में, स्टैंडिंग अपर, स्टैंडिंग लोअर, व्हील चेयर, वो सारी कैटेगरीज़ हैं। तो अभी मैं करंटली एक ओलंपियन थी, वो बास्केटबॉल खेलती थी पहले, तो अभी वो बैडमिंटन में शिफ्ट हुई है, तो उनको मैं कोचिंग दे रहा हूँ। व्हील चेयर प्लेयर हैं। फिर जो मैं नेशनल चैम्पियन की बात करी, माइकल सिम्किंस, वो उनकी स्टोरी I don't know if I should share it right now, but he's a para badminton player. वो 2 साल पहले मेरे पास आए थे। हम लोग वहाँ पे बहुत सारे कमेंट राइडेज
करते हैं जहाँ पे आप फ्री टू कम टू प्रमोट बैडमिंटन. What I tell everyone is if you have one hand and you can hold a racket, you can play badminton. Oof. ठीक है, तो एज सिंपल इज़ दैट. आप खेल सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो शटल. तो वो ऐसे ही आए एक कम एंड ट्राई डे में, और I taught him from there how to hold a racket. उनका एक हाथ लेफ्ट हैंड इट डजंट वर्क एनी मोर. उनका एक एक्सीडेंट में वो हाथ निकल के फिर जोड़ा, बट अभी एक हाथ है बट इट डजंट वर्क. ये एल्बो से ऊपर उनका हाथ काम नहीं करता है वो. तो ही वॉज अ लैंडस्केपर पहले, तो अभी वो बैडमिंटन में आए हैं, स्पोर्ट में आए हैं. तो हाउ हिज लाइफ इज़ चेंज कम्प्लीटली, दैट इज़ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. वो आए, उन्होंने बिल्कुल लाइफ पे गिव अप कर दिया था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा. उस एक्सीडेंट के बाद वाज वेरी हेक्टिक. उन्होंने जब स्टोरी बताई अपनी एज अ कोच ऑफ पैरा प्लेयर्स, आपको समझना पड़ता है कि वो उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं. तो जब भी उनसे बात करी मैंने, तो बहुत हेक्टिक स्टोरी थी, लेकिन द मैन ही इज़ कंप्लीट चेंज ऑफ हिज फील्ड. बिल्डिंग फील्ड से, लैंडस्केपिंग फील्ड से वो स्पोर्टिंग फील्ड में आए. उन्होंने ये स्पोर्ट चूज़ किया. वो आके ही इज़ लाइक या आई एम डन लिविंग दैट लाइफ, और मैं भी थोड़ा सा बाहर आके खेलना चाहता हूँ और जस्ट वांट टू हैव फन. वहाँ से स्टार्ट करके नाउ ही इज़ एमिंग टू गो इनटू ब्रिस्बेन ओलंपिक 32. उनका वो प्लान है. And he's preparing for that. He's preparing for that. So that's quite rewarding, yes. Yeah, I think your students makes it worthwhile for you. definitely. And what do you want to say to young players who are seeking and very much interested in this sports? कंसिस्टेंसी बैडमिंटन और एनी स्पोर्ट, बट हम बैडमिंटन के बारे में बात करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट होना. आपकी इंजरीज आएंगी, आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, लेकिन आपको लगे रहना है. हर चीज़ आएगा, वो जाएगा, लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंटली रहना चाहिए. कभी ना कभी आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा. अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि हमने बहुत डिस्कस किया कि इंजरीज होती ही हैं, इनविटेबल हैं, प्लेयर्स इक्वल्स टू इंजरीज, आप रोक नहीं सकते. तो हाउ डू यू डील विद दोज इंजरीज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बैक? लाइक मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहती हूँ कि मैं प्लेयर बिल्कुल नहीं रही हूँ, बट फिर भी आई हैव लॉट ऑफ इंजरीज. आई हैव हैड अ लॉट ऑफ इंजरीज इन माई लाइफ. कुछ ऐसी इंजरीज़ हैं जहाँ सर्जरीज होती है या आपकी बॉडी के साथ छेड़खानी हो जाती है, तो वो वापस से वैसे नहीं जा सकते. यू कैन नॉट गो बैक टू द वे यू वर. ये रियलाइजेशन हो गई, बट इसकी एक्सेप्टेंस आने में बहुत देर लगी कि इफ़ माई नी इज़ लाइक दैट नाउ एंड माई पटेला इज़ माल ट्रैक्ड, इट कैन नॉट गो बैक टू द वे इट वॉज. इट हैज़ टू, आई हैव टू लाइक एक्सेप्ट इट कि ऐसे ही रहने वाला है. यू ऑल्सो मैंशन यू हैव मल्टीपल इंजरीज एंड यू हैव दिस एक्सेप्टेंस कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी. दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफ. सो इंजरीज से डरना नहीं है. इंजरीज इज गोइंग टू बी वेरी मच पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ इफ यू आर सीकिंग टू बिकम वन. तो कैसे आप डील करते आए हो इंजरीज के साथ? इंजरीज तो होंगी ही होंगी. आप अपनी बॉडी पे इतना लोड डालोगे कंपेटिटिव लेवल पे आके, तो इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी एथलीट्स लाइफ. उसको डील कैसे करना है, अगेन इट कम्स टू कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ योर रीहैब. आप अच्छी डाइट लो, अच्छा स्लीपिंग पैटर्न अपना बनाओ, एक थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आओ उस टाइम पर. प्लस आई थिंक विराट कोहली ने ये बात बोली थी कि डू द बोरिंग. उठ के, अगर अब बैडमिंटन प्लेयर है वो, जब भी आप फिटनेस कर रहे हो ऑन कोर्ट, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो, आपको इंजरी हो गई. दिस इज़ व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ एंड आई हैव बीन थ्रू दिस कि अब इंजरी हो गई, अभी मैं मूव ज़्यादा नहीं कर सकता, मेरे को नी इंजरी हुई है. नी बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर स्टैंडिंग, चलने के लिए भी मेरे को लगेगा, है ना. तो बट आपको बोरिंग करना पड़ेगा, आपको वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, स्मॉल होल्ड्स, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और कंसिस्टेंटली उसको करते रहो. यू विल गेट बैक स्ट्रॉन्गर. एंड उसका एग्जाम्पल, उसका बिगेस्ट एग्जाम्पल इज़ कैरोलिना मारिन फ्रॉम स्पेन. तो कोई भी बच्चा अभी अगर आज ये पॉडकास्ट देखेगा, ही और शी विल नो द नेम कैरोलिना मारिन फ्रॉम स्पेन. ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट. उनको इंजरी हुई, ACL उनका टीयर हुआ, सर्जरी हुई, शी केम बैक, बिकेम वर्ल्ड चैम्पियन. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंजरी होने के बाद यूर डन.
आप बट उन्होंने शी डिड द बोरिंग. उनकी एक वीडियो भी आई थी, उनकी एक शॉर्ट मूवी आई थी, तो उन्होंने दिखाया कि वो कैसे रिकवरी हुई फ्रॉम दैट ACL ऑन द टॉप हाई परफॉर्मेंस लेवल टू कमिंग बैक. फर्स्ट राउंड भी हारे उसके बाद, वो आने के बाद, लेकिन शी बिकेम द वर्ल्ड चैम्पियन. अभी ओलंपिक्स में अगेन उनका आई थिंक सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेमीफाइनल्स, उनको फिर से ACL टीयर हुआ. लेकिन शी मेड अ स्टेटमेंट, आई विल कम बैक अगेन. I think to sum up in a one word, it's about hunger. आप कितने भूखे हो? Passion, yeah, Yeah. hunger. I think badminton as a sport has all the ingredients to become the next biggest sport in India. Yeah, And 100%. हमारे sporting culture में change आ जाएगा. Also with right, provided we have right kind of guidance, support and resources. Yeah. So having said that, I hope कि conversations like this will maybe bring or build a stronger ecosystem for badminton in India. So thank you for your time, Naman. It was a lovely, lovely conversation. It was my pleasure. And we'll see you next time. Thank you. Alright दोस्तों, अगर आपने ये conversation यहाँ तक सुनी है, then I really hope you liked the entire conversation. If you did, please make sure you like, subscribe and comment on our channel. Thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anshul. Don't forget, this is India's first magical podcast, जहाँ पर आपको मिलेगा motivational, informational and entertaining content at the same time. I will see you again on every Thursday 7 p.m.